नमस्कार मित्रों, ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे वो बच्चे सीबीएसई से हों या बिहार बोर्ड से हों। इस वीडियो में आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सभी फार्मूले को आसानी से याद करना सिखाया जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सोल्व करते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज के फार्मूला के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चार्ज का जो सिंबल होता है कैपिटल क्यू होता है या स्मॉल क्यू होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग को देखना है, जैसे कि क्यू जो है चार्ज है, आपका फार्मूला होता है इसका एन इंटू ई। यहाँ पे जो ई है वो आपका है इलेक्ट्रॉन। आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको पता होगा कि जो कूलम होता है, सी इसका सिंबल होता है, कूलम जो होता है चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है इस फॉर्मूला में, ये एन जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहला, तो उसमें बोलते हैं हम लोग हैं, डिफिनीशन आता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ पे Q जो है आपका वही चार्ज है और I जो आपका सिंबल है वो इलेक्ट्रिक करंट का है। तो ये मिलता है आपको। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप इसमें Q का फॉर्मूला भी निकाल लिए तो हो सकता है इसमें I इंटू टी। यहाँ पे एक और चार्ज का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसको हम आगे इस्तेमाल करते चलेंगे। इसमें एक और बात है कि आपको पता होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट को जितना बढ़ाएंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग R, जिसको बाद में हम लोग जानेंगे कि ये रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, जो कि करंट को बहने से रोकता है। तो इसके वजह से आपको V का भी एक फॉर्मूला मिला, और इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो I इज इक्वल टू V बाई R, एक I का भी फार्मूला मिला। फिर उसके बाद R का फार्मूला भी इस हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे कि I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V बाई I। देखिए, तो इस सेक्शन से हम लोग को 3 फार्मूला मिला। ठीक है, ऐसे ही करते, जैसे मान लीजिए कि एक और नियम है रेसिस्टेंस को लेकर के कि रेसिस्टेंस, तार की लंबाई, लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस भी बढ़ती है। अर्थात R बढ़ेगी कब? जब तार की लंबाई L बढ़ेगी। ठीक है, तो जब R जो है L की लंबाई बढ़ने से बढ़ती है तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और साथ में एक और होता है कि R जो है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तार का तो क्या होगा? R घटेगा, यानी कि तार की जब मोटाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो घटेगा। जैसे कि इसको बोल सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, तो इसको दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इसमें एक कांस्टेंट आता है R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। P जो यहाँ, सॉरी P नहीं है, P के शेप जैसा है, इसको बोलते हैं हम लोग रो। तो रो जो है इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी।
ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी का कि R इंटू ए बाई एल। हम सबका यूनिट अभी आप सभी को बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिएगा कि आपका जो चार्ज का होगा यूनिट ऑफ चार्ज, आपको पता है कि यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है आपका वो कूलम होता है, ठीक है। अगर यूनिट बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का, जब इलेक्ट्रिक करंट या करंट बोलेंगे इसको, करंट का जब यूनिट लिखते हैं तो आपको पता है कि Q का होता है कूलम और T का होता है, तो कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, इसको एम्पियर। तो आप इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है उसको एम्पियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका V है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हालांकि इसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक ना। और रेसिस्टेंस का जो होता है ओम के नियम से जबकि निकला हुआ है रेसिस्टेंस, इसलिए रेसिस्टेंस जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका ओम। उसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस का हो गया। अगर हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी का यूनिट जो है, रेसिस्टिविटी का जो अगर बात करेंगे हम लोग, स्पेलिंग थोड़ा सा ये हो गया है, रेसिस्टिविटी का, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, इस फॉर्मूला से, और मीटर कट जाएगा तो बच जाएगा आपका ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का जो आपका सिंबल है यूनिट का वो है ओम मीटर, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की ओर, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन जो होता है आपको पता है कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए फॉर्मूला जो आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का कि W/Q, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है आपका वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। हम लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि एक सीरीज आता है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशन जो होते हैं रेसिस्टेंस का, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। तो जब भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये मान लीजिए कि R1, R2, R3 ये तीन तरह के क्या हैं? रेसिस्टेंस हैं। तो जब भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसमें एक ही करंट जो है वो सभी रेसिस्टेंस से पास होगी, ठीक है। जबकि रेसिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए इन सबका जो है सीरीज में होने से इनका पर्सनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होता है कि इसमें जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V होता है, ठीक है। चाहे इसको लिख सकते हैं हम लोग VE, ठीक है ना, इक्विवेलेंट पोटेंशियल। और इसमें अब टोटल जो है रेसिस्टेंस इसमें बोलते हैं उसको टोटल को कि RE, मतलब R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस जो होता है टोटल को निकालने के लिए आपको पता है कि V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3,
ठीक है। उसके हिसाब से अगर VE के निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1। फार्मूला आपको पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। इसमें जो है कॉमन निकालने से, अब कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, I इंटू आर इक्विवेलेंट और I इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसमें जो हो गया आपका I कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसमें दिखाया गया आपको इस फिगर में कि 3 रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इसका फॉर्मूला जो है इस तरह से होगा। अगर 4 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3, n संख्या होता उनका तो n तक जाता वो, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसमें जो होता है आपको दिखा देते हैं, इसमें भी हम लोग 3 ही लेंगे रेसिस्टेंस, आसान रहेगा। इसमें देखिएगा I का जो इसमें फ्लो है वो यहाँ पे बट जाता है, यहाँ पे तक I था, लेकिन जैसे ही ये इस रास्ते में बढ़ता है तो यहाँ पे जो है I1 I2 और I3 में बढ़ जाता है। जबकि तीनों का पॉइंट एक ही होने से इनका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V होता है। यहाँ तक जो भी उन लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, V होता है, ठीक है। इनका सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे जो है V होगा, क्योंकि उनका जो भी इंड्स है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको देखना पड़ेगा, आपको पता है कि एक किरचॉफ के नियम होता है, आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। इसमें बताया जाता है कि एक पॉइंट पे सभी करंटों का समीशन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो उसी नियम से हम लोग I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, आपको पता है। इसमें भी हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, R3 इसको मान लेते हैं। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे जो I का जो वैल्यू है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जो I का जो वैल्यू है, I का वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे जो है I का फॉर्मूला होता है V/R। तो आपको मान लीजिए कि V इक्विवेलेंट है, यहाँ पे VE कर सकते हैं, टोटल VE इक्विवेलेंट बाई R। R क्या है, R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे जो टोटल जो हमको निकालना है रेसिस्टेंस, उसको R इक्विवेलेंट मान लेते हैं। और उसके बाद I1 का जो वैल्यू है लिखते हैं कि V टोटल है, V को जरूरत नहीं है क्योंकि सबका V है, तो यहाँ पे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये आपको I का जो फॉर्मूला है पीछे हमने बताया है, उसके हिसाब से ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी V कॉमन निकाल लेंगे, उसमें I निकाले थे, इसमें V निकालेंगे। तो V कॉमन निकालने के बाद आपको क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है।
यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, तो आपको बच गया 1/RE और 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं तो आपका ये फार्मूला काम करेगा। अगर 3 यहाँ पे दिया गया है तो 3 तक है, वैसे ही अगर 4 रहेगा तो 1/R4 हो जाएगा, वैसे करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है 1/RE है, मतलब टोटल जो आपको रेसिस्टेंस निकालना है तो आपको फिर वैल्यू आने के बाद उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जिससे आपका क्लियर वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा नियम होता है। एक और नियम होता है इससे कि मान लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं बता रहा हूं आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर मान लीजिए कि 3 रेसिस्टेंस या सेम रेसिस्टेंस, एक ही वैल्यू के रेसिस्टेंस अगर n संख्या में हो जाते हैं तो उनका टोटल क्या होगा। तो अगर R इक्विवेलेंट अगर R प्लस अगर ऐसे करते करते n संख्या तक है, मतलब कि n नंबर तक है, तो उनका जो टोटल जो होगा आपको ये मिलेगा n इंटू R। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जैसे कि 1/RE था, तो इसमें अगर सेम होगा तो क्या होगा 1/R सब में 1/R ही होगा, ये जाएगा n तक जाएगा। ठीक है, तो n तक जाने से क्या होगा कि थोड़ा सा इसमें हम लोग बदलाव करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है 1/RE इज इक्वल टू, अगर n संख्या तक है तो आपको कह सकते हैं कि n इंटू 1/R। ठीक है, RE, तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं n/R। ठीक है, जब RE का जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो R/n हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला निकलेगा। अगर सेम वैल्यू के रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो आपका ये फॉर्मूला में काम करेगा, ये फॉर्मूला काम करेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सेम वैल्यू के n नंबर अगर रेसिस्टेंस जुड़े हो तो आपको ये फॉर्मूला काम करेगा n इंटू R। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पावर के बारे में। तो पावर जो होता है उसका डिफिनीशन होता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इस डिफिनीशन से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, ये तो पावर का पहला फॉर्मूला मिल गया। अब आपको पता है कि अभी हमने आपको बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वो होता है कि W/Q। इस फॉर्मूला से आपको W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V इंटू Q। अब इस वैल्यू को इसमें रखने से क्या होता है कि P इज इक्वल टू VQ/T। तो आपको पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे है आपको ये भी पता है कि Q/T। ठीक है, अभी बताए थे कि I इज इक्वल टू होता है Q/T। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया था, और Q/T के जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करते हैं तो आपको VI आ गया। ठीक है, अब VI आने के बाद अब फिर आपको पता है कि जो V का जो वैल्यू होता है, चूंकि V इज इक्वल टू IR होता है, इस वैल्यू को अब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू V की जगह पर रखेंगे अगर IR इंटू I हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो आपको P का एक और फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है
आपको पता होगा कि इसमें आई का जो वैल्यू है, अगर इसमें हम लोग रख देते हैं, जो आई का वैल्यू अगर रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, आई का जो वैल्यू होता है आपका V/R होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर V/R स्क्वायर इंटू आर। तो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू आर। आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो आपको फॉर्मूला एक और P का मिल गया। तो देखिए 1 2 3 4 5, आपको 5 नहीं, एक यहाँ पर भी मिल गया। ये भी कर सकते हैं लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है। 5 फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल गया पावर का। ठीक है, अब हम लोग हीट के बारे में देखेंगे। तो हीट को लेकर के एक जूल का नियम भी है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी वायर में, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का, मतलब रेसिस्टेंस का। अगर आर बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और फिर एक और बात इन्होंने कहा है कि समय, टाइम जो बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगी। तो ये तीनों को कंबाइन करने पर आता है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपको K एक कांस्टेंट आता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आपको पता है कि SI में K का जो है वैल्यू 1 होता है, इसलिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपका एक फॉर्मूला और मिला। ठीक है, यहाँ पे H का मिला। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं, फिर इसको इरेज कर देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला आपका हो ही गया। अभी कुछ समय पहले आपको बताया हमने कि P इज इक्वल टू होता है W/T। ठीक है, तो W जो होता है उस W को हम लोग E से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, और जितना तो एनर्जी हो गया, तो एनर्जी के जगह पे हम लोग H भी लिख सकते हैं। ठीक है, H मतलब हीट, W जो हो गया वर्क डन हो गया। ठीक है, और जितना वर्क होता है उतना एनर्जी खपत होती है, कंज्यूम होती है। और एनर्जी की जब बात आ गई तो हीट भी एनर्जी है, इसलिए ई की जगह पर H भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को ले लेंगे कि P इज इक्वल टू H/T, इसलिए H इज इक्वल टू P इंटू टी। आपको एक भी फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, आपको अभी हमने बताया कि P के जो वैल्यू है उसमें आपको आता है कि V स्क्वायर बाई आर। P का जो वैल्यू है आपको क्या बताया गया था, V स्क्वायर बाई आर, जैसे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, H इज इक्वल टू V स्क्वायर आर इंटू टी। आपका ये भी फॉर्मूला हो गया हीट का। ठीक है, तो अब हम लोग एक और होता है, जब ये फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूला से निकलेगा। आपको पता है कि P इज इक्वल टू
वी क्यू बाई टी होता है। आप सभी को पता है, अभी बताया आप लोग को कि P इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी होता है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको रखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलेगा, H इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी इंटू टी। टी खत्म, कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू सॉरी H इज इक्वल टू वी क्यू। आपको एक और इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूला से अब फिर हम लोग देखेंगे, आपको पता होगा कि होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे क्यू कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई ये नहीं करता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो निकलेगा क्यू का वो होगा I इंटू टी होगा। ठीक है, तो I इंटू टी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम फिर यहाँ पे रख देंगे, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई टी। तो आपको यहाँ पर भी आ गया H इज इक्वल टू वी आई टी। तो इस प्रकार से आपको H का फॉर्मूला 1 2 3 4 5 फॉर्मूले मिल गए। तो ये फॉर्मूले हीट के थे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे हीट का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ हीट, ये होता है आपका जूल। ठीक है, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसका सिंबल जो होता है कैपिटल जे। और जो यूनिट ऑफ पावर होता है, यूनिट ऑफ पावर ये होता है आपको वाट होता है या किलो वाट, इसको हम लोग किलो वाट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे किलो वाट मतलब यहाँ पे 1 वाट हो गया, यहाँ पे 1000 वाट को बोलते हैं किलो वाट। ठीक है, ये होता है एक और एनर्जी का होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप लोग याद रखिएगा, जो हम लोग का जो मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें आपको जो रीडिंग दिखाता है वो होता है किलो वाट आवर। ठीक है, इसमें दिखाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वन कमर्शियल यूनिट, वन यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो चलिए, हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।